आज हम यूनिट सेल एवं स्पेस लैटिस इकाई कोशिका एवं त्रिविम जालकों के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत किया था और यह ज्ञात किया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में उसके जो अवयवी कण हैं, परमाणु, अणु या आयन जो भी हैं, वो एक निश्चित क्रमिक व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। उनके क्रमिक व्यवस्था में व्यवस्थित होने के क्या प्रारूप हो सकते हैं, किस प्रकार से वो व्यवस्थित होते हैं, क्या उसी व्यवस्था का रिपीटिशन होता है या एक लेयर के बाद में दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी जो लेयर हमें मिल रही हैं उनमें कोई संबंध होता है या नहीं होता है। इस बात को समझने से पहले यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस इकाई कोशिका एवं त्रिविम जालक को समझना आवश्यक है कि यूनिट सेल क्या होती है, स्पेस लैटिस में या त्रिविम जालक में यूनिट सेल का क्या महत्व है और किस प्रकार से यूनिट सेल और स्पेस लैटिस के बीच ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है। तो अब आज हमारा टॉपिक है इकाई कोशिका एवं त्रिविम जालक। जैसा कि आप जानते हो कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो उसके अवयवी कण हैं उनकी एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में सर्वप्रथम अवयवी कण छोटी छोटी त्रिविम इकाइयों का निर्माण करते हैं। इन्हीं त्रिविम इकाइयों को यूनिट सेल या एकक कोशिका कहा जाता है। इन यूनिट सेल के पुनः रिपीटिशन से बार बार रिपीटिशन होता है तो क्रिस्टल जालक हमें प्राप्त होता है और यूनिट सेल के रिपीटिशन द्वारा जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है वह स्ट्रक्चर ही स्पेस लैटिस या त्रिविम जालक कहलाता है और इसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एकक कोशिका अथवा इकाई कोशिका वह इकाई है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने से क्रिस्टल की बाह्य संरचना प्राप्त होती है। किसी भी क्रिस्टल में जो यूनिट सेल की ज्योमेट्री होती है वही पूरे क्रिस्टल की ज्योमेट्री होती है। यदि कोई घनीय आकृति की इकाई कोशिका है तो उस क्रिस्टल की भी घनीय आकृति ही होगी। जैसे मैं इस डायग्राम द्वारा आपको समझाता हूं, जिसमें एक घनीय जालक हमने ले रखा है। ये पूरा घनीय क्रिस्टल जालक है। इसका जो सूक्ष्मतम भाग है वो देखिए इकाई कोशिका के रूप में दिखा रखा है, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये देखिए ये वाली जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है ये यूनिट सेल है और यही यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रही है। इस डायरेक्शन में देखिए ये रिपीट होती है, फिर रिपीट होती है, ऊपर भी और नीचे भी ये बार बार रिपीट होती हैं और उनके रिपीटेशन के द्वारा हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। अतः इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का जो सूक्ष्म ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ई एफ जी एच ए बी सी डी, यही स्ट्रक्चर यूनिट सेल कहलाती है। यह यूनिट सेल में कितना घनत्व उपस्थित है इसको हम इस सूत्र द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं कि रो बराबर स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एन इंटू वी। यहाँ एन एकक कोशिका में कणों की संख्या है। जैसे किसी भी एक यूनिट सेल में कितने कण उपस्थित होते हैं जिसकी कैलकुलेशन आगे हम करने वाले हैं कि किस तरीके से। एम उसका अणुभार है, एन कैपिटल एन जो है अवोगाद्रो संख्या है और वी उस क्रिस्टल का आयतन है। यदि हमें एकक कोशिका में
कणों की संख्या, उसका अणुभार ज्ञात हो, उसका आयतन ज्ञात हो, एवोगाद्रो संख्या हमें मालूम होती है, तो उस यूनिट सेल में घनत्व के मान की गणना की जा सकती है। अब इन यूनिट सेल का जो बार बार रिपीटेशन से ज्योमेट्री हमें मिलती है, वही ज्योमेट्री उस क्रिस्टल जालक का प्रकार निर्धारित करती है। तो इसके लिए हम टॉपिक को चेंज करते हैं, हम त्रिविम जालक की प्रारूप, टाइप ऑफ स्पेस लैटिस, और इसको वेरेवेज नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, तो इसे वेरेवेज जालक या वेरेवेज लैटिस भी कहते हैं। वेरेवेज ने ज्ञात किया था कि जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं, जो उनके आकार पर निर्भर करता है, तो कुल 14 प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं। इन 14 प्रकार की व्यवस्थाओं को हम आगे लेंगे। ये 14 प्रकार के त्रिविम जालक जो प्राप्त होते हैं, उनको स्टडी के लिए हम 4 प्रारूप या 7 क्रिस्टल समुदाय में वर्गीकृत करते हैं। प्रारूप में किस प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं, और जो क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें किस तरीके से इन 14 प्रकार की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा सकता है, उन्हें अब हम स्टडी करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम त्रिविम जालकों के प्रारूप। और अभी अभी हम बता रहे थे कि ब्रेवेज के अनुसार विभिन्न क्रिस्टल जालकों को 4 प्रकार के प्रारूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और इन वर्गीकरण के लिए, या इसमें जो वर्गीकरण किया गया है, उनको एक एक करके हम ले लेते हैं। और पहला है सरल जालक, सिंपल लैटिस। सिंपल लैटिस में जो अवयवी कण हैं, एक घन के जो 8 कॉर्नर होते हैं, उन कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। जैसे इस डायग्राम में प्रदर्शित कर रखा है, एक घन है और इस घन में 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कॉर्नरों पर जब अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो सरल जालक की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। इस सरल जालक में कुल अवयवी कणों की, निहित कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है, उसे और आप समझिए। मैं किसी एक को ले लेता हूं। जैसे देखिए, ये वाला कण है, ये कण, इसके नीचे क्रिस्टल, इसके इधर से भी क्रिस्टल होगा, यहां भी क्रिस्टल है, तो इनमें भी बटा हुआ है। त्रिविम स्ट्रक्चर में आप को थोड़ा सा सोच करके चलना पड़ेगा कि किस तरीके से है, और तब हम देखते हैं इसमें। तो इस पार्टिकल का 8 भाग होते हैं। जैसे ये एक, हम मान लें इस तरीके, आधा गोला मान करके चल रहा हूं मैं, तो उस आधे गोले के फिर 4 भाग होते हैं। तो आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे, और उस आधे गोले के 4 भाग किए, तो एक भाग, ये वाला भाग मान लें हम, इसके एक कॉर्नर पर इस यूनिट सेल का पार्ट बनता है। तो जब इसका एक पार्ट बनता है, तो एक कॉर्नर पर उपस्थित अवयवी कण का 1/8 भाग ही इस यूनिट सेल का पार्ट होगा। इसमें 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, तो एक यूनिट सेल में कण की कुल संख्या कितनी होगी? 1/8 गुणा 8, यानी एक अवयवी कण के बराबर होगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि एक सरल जालक में कुल मिलाकर के एक अवयवी कण के बराबर स्पेस घिरा हुआ होता है। कैसे है वो आपको समझ में आ गया है कि एक कॉर्नर पर एक अवयवी कण का 1/8वां हिस्सा उपस्थित होता है। इस प्रकार से प्राप्त जो लैटिस होते हैं, उनको हम सिंपल लैटिस या सरल जालक कहते हैं। इसके बाद में दूसरा पार्ट होता है इसका, या दूसरा प्रकार, अंतः केंद्रित जालक, बॉडी सेंटर्ड लैटिस। जब बॉडी सेंटर्ड लैटिस को हम स्टडी करते हैं, तो उसमें
मूल रूप से तो वही घनीय संरचना है जो हम सरल जालक में पढ़ करके चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो केंद्र है उस केंद्र पर एक अवयवी कण और उपस्थित होता है। यानी जो सरल जालक हम स्टडी कर रहे थे उस सरल जालक के केंद्र बिंदु पर एक कण उपस्थित होता है जो दूसरी यूनिट सेल के साथ में सहभाजन नहीं कर रहा है। जब सहभाजन नहीं कर रहा है तो इस प्रकार की व्यवस्था में कितने अवयवी कण उपस्थित होंगे, ये तो आपको मालूम है ही कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 अवयवी कण है या 1/8 अवयवी कण का कंट्रीब्यूशन है, और केंद्र पर पूरा एक अणु उपस्थित है, तो कुल अवयवी कणों की संख्या 1/8 गुणा 8 प्लस 1, ये वाला एक केंद्र पर उपस्थित है। सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कटा, 1 + 1 यानी 2, इन 2 कण इसमें उपस्थित होते हैं। तीसरे प्रकार की व्यवस्था होती है वेस केंद्रित जालक, वेस सेंटर्ड लैटिस। इस वेस सेंटर्ड लैटिस में भी जो इस लैटिस के अवयवी कण हैं वो 8 तो उस घन के कोनों पर उपस्थित हैं और 2 कण जो समांतर फलक हैं, जैसे ये फलक समांतर, ये और ये समांतर फलक हैं, समांतर फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो समांतर फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं तो उनका आधा भाग, इसका आधा भाग तो इस वाले लैटिस यूनिट में है और आधा भाग ऊपर वाले लैटिस यूनिट में, यानी इस तरीके से होगा। ये लैटिस यूनिट में आधा भाग नीचे वाले लैटिस यूनिट में और इसका आधा भाग ये वाला है, ये ऊपर वाले लैटिस यूनिट में उपस्थित होगा। इसी प्रकार से ये वाला कण देखिए, ये वाला भी आधा आधा बटा हुआ होगा। जब ये व्यवस्था है तो इस प्रकार की लैटिस में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है उसे कैलकुलेट करें, या करने के लिए प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 भाग, 8 कॉर्नर हैं तो 1/8 गुणा 8 भाग ये वाला भाग हो जाता है, और जो बेस पर उपस्थित है ये और इसके टॉप पर उपस्थित है 2 समांतर फलकों में, तो आधा इस भाग में आधा इस भाग में, 2 भाग हुए तो आधा गुणा 2, सॉल्व करेंगे 1 + 1 2, यानी इसमें भी 2 कणों के बराबर योगदान होता है। चौथे प्रकार का प्रारूप और अंतिम प्रारूप है ब्रेविस के अनुसार, इसे हम फलक केंद्रित जालक कहते हैं, फेस सेंटर्ड लैटिस। इस फेस सेंटर्ड लैटिस को आप समझिए कि घन वो ही है जो पूर्व से लेते हुए हम चल रहे हैं, लेकिन प्रत्येक घन के 6 फलक होते हैं। यानी एक हम घनीय आकृति लें तो उसके 6 फलक, 6 पार्ट होंगे इसके, जैसे 1 2 3 4 और एक ये ऊपर ये वाला और एक नीचे वाला, ये 6 फलक होते हैं। इन 6 फलकों में ये और एक इसका ये पार्ट रहेगा। इन 6 फलकों के केंद्र पर भी एक एक कण उपस्थित होता है। यानी सरल जालक के 8 कॉर्नर पर उपस्थित कणों की भांति यहाँ भी 8 कॉर्नर पर कण उपस्थित होते हैं। साथ में प्रत्येक फलक पर भी एक कण उपस्थित होता है। जैसे देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ऊपर वाले पे, इस वाले पे है ये, और ये पीछे वाले पे है, और ये इसका इस वाला ये पार्ट है, इस पर उपस्थित है। 6 फलक हैं, प्रत्येक फलक पर एक कण उपस्थित है, लेकिन इस कण का आधा भाग तो इस लैटिस यूनिट के साथ में है और आधा भाग उसके एडजेसेंट जो भी लैटिस यूनिट है उसके साथ में है। तो यहाँ भी किस तरीके का होगा, उसी तरीके का, जैसे आधा भाग एक पार्ट में और आधा भाग उसका दूसरे पार्ट में उपस्थित होगा।
तो एक फलक पर उस कण का जो कंट्रीब्यूशन है 1/2 होगा, आधा होगा। तो 6 फलक हैं तो 1/2 इंटू 6 यानी 3 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा। और कुल इस प्रकार की आकृति में कुल कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 सॉल्व करते हैं तो 8 से 8 कैंसिल होता है 1 प्लस 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। यानी फलक केंद्रित जालक में 6 जो फलक केंद्रित जालक है उसमें कुल 4 अवयवी कणों के बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। और देखिए कि जब हम सरल जालक लेकर के चल रहे थे तो एक कण का कंट्रीब्यूशन था, अंत केंद्रित बॉडी सेंटर लेटिस और बेस सेंटर लेटिस लेकर चल रहे थे तो 2 कण का कंट्रीब्यूशन था। और जब हम फेस सेंटर लेटिस लेकर चल रहे हैं तो 4 कणों का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर घनत्व का मान सबसे अधिक होगा और अणुओं के बीच का स्पेस भी सबसे कम होगा। और जब अणु के नज़दीक होगा तो घनत्व का मान भी अधिक होता है और स्टेबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो ब्रेवेज के अनुसार ब्रेवेज जालकों के विवरण को हम लेकर के चल रहे थे, यहाँ ये देखिए इसमें तो जो 14 क्रिस्टल त्रिविम जालक थे उनको 4 प्रारूप और 7 क्रिस्टलीय समुदाय में वर्गीकृत कर रहे थे। तो इन 4 प्रारूपों को हम अब समझ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? सरल जालक, अंतःकेंद्रित जालक, बेस केंद्रित जालक और अंतिम है फलक केंद्रित जालक। और अब जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल समुदाय हैं, उन्हें हम अगले व्याख्यान में लेंगे। थैंक यू।